नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने भौतिक विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट चैप्टर में हमने भौतिक विज्ञान बल के बारे में पढ़ा था और बल के कुछ प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम संपर्क और असंपर्क बलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमारे संपर्क बल थे वो लगभग कंप्लीट हो गए थे। उनमें से एक बल बच गया था, वो बचा था हमारा घर्षण बल। देखिए, वास्तव में जो घर्षण बल होता है एक प्रकार का क्या कहलाता है, आपका संपर्क बल है। यानी कि इसके अंदर कोई भी पिंड या कोई भी कण भाग लेता है, उनकी दोस्तों के बीच में संपर्क होना क्या है, अति आवश्यक होता है। देखिए, वास्तव में घर्षण एक प्रकार की बुराई भी है लेकिन जरूरी भी है। क्यों? देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं कि घर्षण क्यों जरूरी है और घर्षण किस प्रकार से बुराई है। तो सबसे पहले देखिए, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो आपका क्या कहलाता है। यदि कोई पिंड है या कोई चीज है, वो संपर्क में रखी दो वस्तुओं या दो पिंडों या दो कणों के मध्य, या वस्तु की जगह क्या हो सकता है, कोई पिंड नाम आ सकता है या कोई कण दिया हुआ मिल सकता है, कि उनकी सतहों के मध्य परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण अलग बात होती है। यानी पिंडों के मध्य, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई आपका कण है, मान लीजिए यहाँ की इस तरफ कोई बल लग रहा है और उस बल से क्या हो रही है, गति उत्पन्न हो रही है। तो इसके विपरीत दिशा के अंदर क्या लगता है, एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ये जो बल है इसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। यानी कि इसकी विपरीत दिशा के अंदर बल लगता है। जो बल पहले से लग रहा है उस बल की विपरीत दिशा में बल लगता है और ये क्या करता है, गति को रोकता है। ये क्या करता है, गति को रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो आपका क्या कहलाता है, घर्षण बल। तो देखिए, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगा बल आपका क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। देखिए, ये किसी भी पृष्ठ, यानी कि जो वस्तु ले रखी है उनकी सतहों के पृष्ठ के हमेशा क्या लगेगा, समांतर लगता है। यानी इस तरफ यदि कोई बल लग रहा है तो उसके समानांतर ये बल कार्य करेगा। ठीक है। देखिए, एक प्रकार का समायोजन बल होता है। एक आवश्यक बुराई क्यों है, देखिए, जो घर्षण है वो उसकी आवश्यकता भी होती है। कैसे? यानी कि गति के लिए वो आवश्यक भी है और गति का क्या करता है, गति का विरोध, गति का विरोध भी करता है। इसलिए गति करवाने के लिए आवश्यक भी है और गति का ये क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए घर्षण क्या होती है, एक आवश्यक बुराई मानी जाती है। तो घर्षण का मतलब ही होता है कि गति के बाधा उत्पन्न करना या गति में अवरोध उत्पन्न करना। यानी कि जब एक चलती हुई गाड़ी के अंदर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी विरामावस्था में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो गति है उस गति का विरोध करने वाला भी एक बल लगता है, जिसके कारण गाड़ी रुक जाती है। यानी जो आपका ब्रेक होता है, उस ब्रेक का मुख्य जो कार्य करता है वो कौन करता है, आपका घर्षण करता है। यानी कि विरामावस्था में लाने के लिए, विराम अवस्था में किसी वस्तु को लाने के लिए क्या जरूरी है, घर्षण होना जरूरी है। तो गति को क्या करें, गति को विरामावस्था में लाने के लिए इसका जरूरी है, घर्षण का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल होता है। नेक्स्ट देखिए, निर्भरता। देखिए, जो आपकी सतह है उस सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस पर जो आपका घर्षण बल है वो सतह की हमेशा प्रकृति कैसी है उस प्रकृति पर निर्भर करता है और कभी भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, इस बात पर वो निर्भर नहीं करता। यदि प्रकृति की बात करें या जो सतहों की बात करें तो सतह होती है वो एक तो आपकी होती है चिकनी। यदि हम सतहों की बात करें तो एक तो सतह आपकी होती है चिकनी सतह होती है और दूसरी आपकी होती है खुरदरी सतह। देखिए, ध्यान ध्यान रखना यह है कि जो चिकनी सतह होती है वहां पर घर्षण बल है बहुत कम होता है, लेकिन खुरदरी सतह पर घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चिकनी जो सतह है उस पर चलना क्या होता है, चलना आसान होता है, जबकि खुरदरी सतह पर चलना है वो आपका क्या होता है, कठिन होता है। ये चीज भी पूछी जा सकती है क्योंकि खुरदरी सतह पर क्या होता है, घर्षण का मान कम होता है। इसलिए अधिकतर देखिए, जैसे हम देखिए पहिए की जो गाड़ी है, गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का जो पहिया होता है, वो जो पहिया है वो कैसे बनाए जाते हैं, खुरदरे बनाए जाते हैं। यानी कि उन जो पहिया आपका जो बनता है उसके अंदर आपको विशेष प्रकार की इस तरह की चिन्ह, जैसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार के बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार के आकार में। यानी कि उनकी सतह को क्या कर दिया जाता है,
खुरदरा कर दिया जाता है ताकि घर्षण है वो कम उत्पन्न हो और पहिया आसानी से क्या कर सके, घूर्णन कर सके, गाड़ी आसानी से चल सके, गाड़ी आसानी से गति कर सके। इसलिए देखिएगा कि खुरदरी सतह पर जितना भी घर्षण होता है घर्षण बल का मान ज्यादा होता है और चलना क्या होता है कठिन होता है। लेकिन चिकनी सतह पर चलना आसान होता है क्योंकि घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमारे जो हम कहते हैं ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं तो वो खुरदरे होते हैं। ऊंट के पैर गद्देदार क्यों होते हैं, इसी कारण से होते हैं। इसीलिए होते हैं ताकि उसको चलने में क्या हो, आसानी हो। और खुरदरी सतह पर चलना आसान होता है और जो चिकनी सतह है उस पर चलना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ देखिएगा जो आपका घर्षण बल है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में ही होता है। ठोस, द्रव एवं गैस हो तीनों पर ही आपका घर्षण बल लगता है। और यदि आपसे इसका क्रम पूछ ले तो यानी ध्यान रखना सबसे ज्यादा ठोसों में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में ये घर्षण बल का मान कार्य करता है। देखिए विराम अवस्था में घर्षण बल हमेशा कैसा होता है, अगर पूछा जाए तो विराम अवस्था के अंदर घर्षण है वो आपका क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, यानी किसी प्रकार का कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। यदि वस्तु रुकी हुई है, वस्तु विराम अवस्था में है यानी जड़त्व की स्थिति में है, तब वहां पर क्या है, कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। कई बार प्रश्न आता है कि एक वस्तु है वो जड़त्व की स्थिति में है तो वहां पर घर्षण बल कार्य करता है या घर्षण बल का मान होता है, घर्षण बल बढ़ता है, घर्षण बल घटता है, घर्षण बल अपरिवर्तित रहता है। तो विराम अवस्था के अंदर घर्षण बल है वो शून्य यानी कि अपरिवर्तित होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमेशा कैसा होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं घर्षण बलों की, देखिए घर्षण बल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका स्थैतिक घर्षण बल होता है, दूसरा आपका सीमांत घर्षण बल होता है, तीसरा आपका गतिक घर्षण बल होता है। स्थैतिक घर्षण बल देखिए इसमें क्या है, गति नहीं होती, इसमें गति नहीं होती यानी कि स्थिर अवस्था में लगता है। स्थिर अवस्था में जो लगता है वो आपका क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। गतिक घर्षण बल में देखिए गति होती है, यहाँ पर गति क्या होती है लेकिन गति के साथ साथ क्या लगता है, गति के साथ एक बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल। यानी कि वो एक सीमा तक ऐसा बल लगता है ताकि उसकी गति को क्या हो सके, बढ़ाया जा सके। तो ये देखिए गति के दो प्रकार बताए गए हैं, सर्पी और लोटनिक। सर्पी का मतलब होता है सरकते हुए और लोटनिक का मतलब होता है लुढ़कते हुए। लेकिन एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं, एनसीईआरटी है वो मुख्यतः आपके तीन ही प्रकार के बल मानती है। कौन सा, सीमांत घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक बल। देखिए एक सीमा के अंदर लगाया गया बल, एक निश्चित सीमा होता है, वहां वस्तु क्या है, गतिशील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक ऐसा बल लगाते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु पर आप एक ऐसा बल लगाते हो, कोई फोर्स आप लगा रहे हो, तो उस फोर्स से उसमें गति हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वहां पर एक बल जरूर लगता है, उस बल को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। ध्यान दीजिए बल का परिमाण वस्तु परिवर्तन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसकी वस्तु को यदि हमें गति करवाना है तो उस वस्तु में परिवर्तन के लिए जितना हमें बल चाहिए उतना फोर्स हम देंगे, यानी कि घर्षण बल से ज्यादा का हम फोर्स लगाएंगे तब उसमें परिवर्तन हो सकता है। बल बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। देखिए जितना बल आप जो अन्य बल है फोर्स बढ़ाओगे, जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना ही क्या है, घर्षण बल भी बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। दूसरा आता है सर्पी घर्षण, यानी घिसते हुए गति पृष्ठों के अंदर क्या होता है, घर्षण होता है। यानी उदाहरण के तौर पर देखें, फर्श पर बक्से को खिसकाते हैं या किसी मेज पर पुस्तक रखी है उसको खिसकाते हैं तो वो समानांतर यानी पृष्ठ के समांतर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। लोटनिक का मतलब होता है जैसे आप एक किसी स्थान पर छोटी छोटी गोलियों को आप गिराते हो तो वो धीरे धीरे जाकर एक स्थान पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि विराम अवस्था में आ जाती है, तो लुढ़कती हुई गति करती है। तो लुढ़कते हुए जिन वस्तुओं में जो गति होती है वो आपका क्या कहलाता है, लोटनिक घर्षण बल कहता है। फर्श पर गेंद को लुढ़काना, किसी फर्श पर आप गेंद को छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे लुढ़क कर एक स्थान पर क्या आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तो घर्षण के प्रकारों से सीधा प्रश्न जो बन के आता है वो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए क्या है कि इनके जो यदि क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा क्रम होता है, सीमांत घर्षण बल, उसके बाद में सर्पी और सबसे कम लोटनिक। यानी कि यदि इसका क्रम या हम कह सकते हैं इनके मान की बात करें कि सबसे ज्यादा बल कौन सा होता है, तो सबसे कम बल लोटनिक में लगता है, उससे ज्यादा सर्पी में, सबसे ज्यादा सीमांत घर्षण बल में लगता है। इसके मान की बात करें तो सीमांत, सर्पी और लोटनिक, इसको क्रम से आप ध्यान रखना। इसको हम लिमिटेड बोलते हैं, सर्पी और आपका क्या हो जाएगा, रोलिंग ना, फोल्डिंग और रोलिंग तीनों हो जाएंगे। तो सीमांत घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, उससे कम सर्पी घर्षण का मान होता है, सबसे कम कौन सा होता है,
लौटनिक घर्षण बल का मान होता है, तो ये अच्छा प्रश्न बनकर आ सकता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखने कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं, क्योंकि गति के ये दो रूप माने जाते हैं, सर्पी और लौटनिक, क्योंकि इनके अंदर ही गति होती है, इन दोनों में किसी प्रकार की गति नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, सीमांकन होता है, यानी कि एक सीमा तक ही क्या लगा सकते हैं, उससे ज्यादा और कम हम बल नहीं लगा सकते, एक सीमा तक बल लगाया जाता है, इस कारण इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात देखिए इनके घर्षण बल के लाभ क्या है। देखिए चलना किस प्रकार से संभव है, हम किसी स्थान पर चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हमारा चलना संभव किसके कारण से है, यानी कि गति जो हम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम गति कर रहे हैं, तो चलने में क्या है, सहायक है। तभी तो कहता नहीं कि आवश्यक बुराई क्यों माना गया, क्योंकि देखिए गति का विरोध भी करता है, लेकिन गति करवाने में भी क्या करता है, सहयोग करता है। तो चलना संभव इसी कारण है। वस्तुओं को चिपकाना, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को आप आपस में चिपकाना चाहते हैं, तो चिपकाने हेतु क्या है, जैसे डाक टिकट को हम किसी पत्थर पर डाक टिकट चिपकाते हैं, मानना देखना पत्थर पर डाक टिकट को चिपकाना, ये आसानी से उतरते भी नहीं है। क्यों नहीं उतरते, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। और देखिए इसके साथ साथ जैसे लिखना, कागज एवं ब्लैक बोर्ड पर जब हम लिखते हैं, तो ये लिखना भी किसके द्वारा संभव होता है, घर्षण बल के द्वारा संभव होता है। पहियों में घूर्णन या घूमना, पहियों का घूमना भी किस पर निर्भर करता है, घर्षण बल पर ही निर्भर करता है। साथ साथ वाहनों को चलाने में और ब्रेक का प्रभावशाली होना भी किस पर डिपेंड करता है, वाहनों को चलाने में और ब्रेक का प्रभावकारी होना भी किस पर डिपेंड करता है, आपके घर्षण पर डिपेंड करता है। हानि क्या होती है, यदि घर्षण बल से सबसे ज्यादा हानि होती है ऊर्जा की हानि, यानी कि ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। दूसरा, वाहनों की दक्षता लगभग 20%, यानी जो ईंधन का व्यय है, वाहनों में ईंधन का व्यय है वो लगभग 20% तो आपकी किसके द्वारा हो जाता है, इस घर्षण बल के कारण हो जाता है। कल पुर्जों में घिसावट या जो मशीनें हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, विभिन्न प्रकार की टूट फूट होती है। घिसावट या मशीनों में जो टूट फूट है, मशीनों की टूट फूट है, वो किसके कारण से होती है, इन्हीं के कारण से होती है। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से हम इसके बचाव में क्या करते हैं, घर्षण को कम करना, बचाव या कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन से उपाय करते हैं। देखिए एक तो आप है ना पाउडर का यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम क्या है, स्नेक का उपयोग करते हैं, छोटी छोटी गोलियों के जो बने आते हैं, स्नेक का उपयोग करते हैं। एक आपका बॉल बेरिंग आता है, क्या आता है आपका बॉल बेरिंग, यानी छोटी छोटी गोलियों का जो बेरिंग लगाते हैं वाहनों के अंदर, तो इनको कम करने की मुख्य उपाय है पाउडर का छिड़काव कर दें, किसी स्नेक का प्रयोग कर दें, बॉल बेरिंग कर दें, और पॉलिश का भी उपयोग कर सकते हो आप। ये बार क्या है, पॉलिश का भी उपयोग कर दिया जाता है। ये सभी विधियां हैं, वो क्या करती है, घर्षण को कम करती है। घर्षण को कम करने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है, जिसमें स्नेक और बॉल बेरिंग का प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका घर्षण बल। अब हम बात करने जा रहे हैं असंपर्क बलों की। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं असंपर्क बल, यानी कि ऐसे बल जो बिना किसी संपर्क के होते हैं, उनको हम बोलते हैं असंपर्क बल। यानी कि एक प्रकार की क्या होते हैं, आकर्षण के द्वारा होने वाला जो बल है, यानी कि जो आवेशों में आकर्षण हो सकता है, पिंड या वस्तुओं की गतियों में आकर्षण हो सकता है, किसी भी ध्रुव में आकर्षण हो सकता है, यानी उसमें आकर्षण की प्रवृत्ति होना जरूरी है, वो कहलाते हैं असंपर्क बल। किसी आवेश के द्वारा क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। न्यूटन क्या थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे सो रहे थे और उन्हें देखा कि उस पेड़ से सेब का फल है वो नीचे गिरा, तो उनके मन में एक विचार आया कि पेड़ से सेब का नीचे ही गिरना क्यों जरूरी है, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तब उसके आधार पर उसने निर्णय दिया था कि एक ऐसा आकर्षण बल लगता है, यानी जो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, जो आपकी कोई वस्तु है उस वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर आकर्षण के कारण वो वस्तु उसी की ओर आकर गिरती है। अब ध्यान रखना, जब यदि हमें किसी वस्तु को ऊपर की ओर भेजना होता है तो हम पलायन वेग का काम करते हैं। इसका वेग का काम, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो बल कार्य करता है वो पलायन वेग क्या कार्य करता है, इसका मात्रक होता है 11.2 किलोमीटर प्रति हाउस। ये भी अच्छी चीज है। आप ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लगने वाला जो प्राकृतिक बल होता है वो आपका कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों पर यह कार्य करता है। जितनी भी पिंड है जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है
उन द्रव्यमान युक्त सभी वस्तुओं पर जो बल कार्य करता है उसको हम कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक प्रकार का क्या होता है? आकर्षण बल होता है, यानी कि वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। साथ ही साथ देखिए, इस बल के कारण वस्तुओं का एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद पृथ्वी पर पुनः लौटना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कण। यानी हम किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद वो अपने आप पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस आ जाती है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल के कारण जिस बल से हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है उसके विपरीत क्या है? एक आकर्षण बल लगता है, और उसी आकर्षण बल के कारण से पृथ्वी पर वापस से वो वस्तु लौट कर आ जाती है। निर्भरता देखिए, उसके द्रव्यमान और दूरी पर यह निर्भर करती है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करती? माध्यम पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर नहीं करता? जो आपका माध्यम है उस माध्यम पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। यहाँ एक चीज, छोटी सी चीज पूछूं, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ये दो वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है ये मान लेता हूं मैं आर है। यहाँ कोई ए और बी दो वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर क्या है? वायु है और यहाँ वायु है, और मैं ये कहूं कि इस वायु के अंदर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित होगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ इस माध्यम पर कोई निर्भरता नहीं होती, इसलिए ये क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित, यानी ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर देखिए ये किस पे डिपेंड करता है? यहाँ द्रव्यमान ए और बी वस्तु का जो द्रव्यमान है, मान लो ये m2 है, ये m1 है, इन पर ये डिपेंड करेगा, और मध्य जो दूरी है उसकी केयर पर भी ये डिपेंड करता है, यानी उसकी त्रिज्या पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा जो इसका सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है, ये अच्छे से ध्यान करना। देखिए एफ जी बराबर होता है m1/m2 इंटू आर स्क्वेयर। या ये क्या कह रहा है कि जो आपका द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन दूरी की क्या होता है? जो इनकी दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका जितना द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ेगा, तो इसका मतलब है आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम द्रव्यमानों का गुणनफल जितना बढ़ाएंगे, m1 m2 जितना बढ़ाएंगे, उतना ये क्या? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। लेकिन जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी की क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से ये क्या हो सकता है? यानी कि आपसे कोई दूरी दे दी जाए, दूरी पूछी जाए कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में कोई दूरी रखी हुई हो, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछा जा सकता है। यहाँ जी एम एम बटे आर स्क्वायर, देखिए यहाँ जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और जिसका मान निश्चित होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि इसका ऐसा ही मात्रक पूछ ले तो ऐसा ही मात्रक हम जी का इसके द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में, और दूरी को किस में? मीटर में। तो यहाँ वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। यहाँ दो द्रव्यमान कार्य कर रहे हैं इसलिए इसको किलोग्राम स्क्वायर में। तो ये मात्रक भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे सीधा पूछ ले गुरुत्वाकर्षण का मान पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में, जबकि इसका ऐसा ही मात्रक पूछ ले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, सबसे दुर्बल प्रकृति का जो बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रमुख घटनाएं, पृथ्वी को बांधे रखने वाला जो भी बल है, यानी कि पृथ्वी पर हम सबको बांधे रखने वाला जो बल है, यदि ये बल नहीं होता तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि पृथ्वी, हम कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, लेकिन हम घूर्णन नहीं करे। तो बांधे रखने वाला बल, ग्रहों की गति, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी गति को नियंत्रित कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा की गति को भी यही नियंत्रण करता है। समुद्रों में ज्वारा भाटा किसके कारण से आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही आता है। और इसके साथ साथ अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल भी कार्य करते हैं, जो हमें एक निश्चित स्थान पर गिरने से भी बचाते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की मुख्य घटनाएं होती है, या मुख्य जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं? कि बांधे रखने वाला बल, ग्रहों की गति का निर्धारण करने वाला, चंद्रमा की गति, समुद्र में ज्वार भाटे का आने का मुख्य कारण क्या होता है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। अब देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जो एक तो होता है त्वरण भार होता है, देखिए F बराबर हम क्या कहते हैं mg, ma होता है, ये तो होता है आपका त्वरण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगने वाला जो त्वरण होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण का गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक बल उत्पन्न होता है, उस बल के उत्पन्न बल द्वारा उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है, उत्पन्न होना या उत्पन्न जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको F बराबर हम किससे लिखते हैं, mg से। ध्यान रखिए इसका मुख्य सूत्र होता है G me आर ई स्क्वायर। यहाँ देखिए जो me है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और re है वो पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है या जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है वो पृथ्वी की त्रिज्या के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन द्रव्य के क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। यदि मैं कहूं कि जो me बढ़ेगा तो आपका g का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना यदि g का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है आपकी जो त्रिज्या है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसका निश्चित मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, इन चीजों को अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर ये होता है इसका सेंटर पॉइंट यानी बनती हुई है। इस तरफ यदि ये जितनी भी है ये आपकी क्या कहलाती है, विषुवत रेखा, और ये आपका क्या कहलाता है, ध्रुव। ठीक है, और ये होगी पृथ्वी की जो सतह हम कह रहे हैं, एक तरफ ध्रुव है एक तरफ है विषुवत रेखा। आप ध्यान रखिए इसको हम बोलते हैं इक्विलेटर और इसको हम बोलते हैं पोल। यहाँ ध्यान करना, त्रिज्या यदि आपसे पूछी जाए, त्रिज्या का मान यदि आपसे पूछी जाए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी त्रिज्या पे ध्यान करना, आपसे पूछा जाए तो विषुवत रेखा की जो त्रिज्या है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में, ध्रुवों की तुलना में। ये ध्यान रखना जो आपकी त्रिज्या है वो क्या है, विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों की त्रिज्या है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है आ रही है वो इधर तो इधर क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो आ रही का मान है वो क्या होगा, कम। ध्रुवों पर त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, जबकि विषुवत रेखा की त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि आपसे पूछा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, यानी जी है उसका मान ज्यादा होता है, यहाँ जी का मान क्या होता है, कम। तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की हम जब बात करें तो वो आपके ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं जी के मान की, तो ये होती है पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह पर जी का मान है वो निश्चित रहता है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यदि बात करें, यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर यानी जी का मान क्या होगा, कम होगा, और नीचे की तरफ आने पर भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित रहता है, और पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और नीचे की ओर आते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ध्यान करना। दूसरा, यदि इसकी सेंटर पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी की जब हम बात कर रहे हैं केंद्र बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी की केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सतह पर इसका मान कह सकते हैं अधिकतम होता है, यानी इसका निश्चित मान होता है। अब यदि हम भार की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर भार है वो उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो भार घटता है, नीचे की ओर आते हैं तब भी भार में क्या आती है, कमी आती है, और इसके केंद्र बिंदु पर भार क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस आधार पर देखिएगा भार ज्यादा होगा ऊपर की तरफ, यानी इस चित्र से हम देखें तो चित्र में जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भार बढ़ेगा, और नीचे की ओर आने पर भार में क्या होती है, कमी होती है। इस आधार पर एक लिफ्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, लिफ्ट का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपका झूला होता है, झूला ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, देखिए इसके अंदर कई अवस्थाएं होती हैं। जब एक समान वेग
और एक समान क्या हो, गति से कोई त्वरित कर रहा हो, कोई भी लिफ्ट एक समान वेग और एक समान गति से क्या हो रही हो, त्वरित हो रही हो, तो जी बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एक स्वतंत्रता पूर्वक एक निश्चित वेग से एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट है ना, उसका वेग है वो निश्चित है, उसकी गति है वो निश्चित है, तो वहां गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये आपसे कह दे कि वो त्वरित गति से लिफ्ट है वो त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर जब जाएगी तो भार बढ़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर भार क्या होता है, बढ़ता है, और यदि नीचे की ओर आ रही है तो भार में क्या होगी, कमी होगी, भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर की ओर जाएगी तो भार बढ़ेगी, यानी त्वरित गति से कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो आपको भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, और नीचे की ओर आ रही है तो भार में क्या आती है, कमी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि किसी कारणवश से न करे ऐसा कोई कारण हो, यदि किसी कारणवश से लिफ्ट का तार टूट जाए और तार टूटने पर वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो यहाँ पर आपको क्या महसूस होगा, गुरुत्वीय त्वरण और सामान्य जो त्वरण है उनका मान बराबर हो जाता है, और आपको भारहीनता महसूस होती है, यानी आपको हल्कापन महसूस होता है, भारहीनता की स्थिति आ जाती है। और कई बार यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्य त्वरण से ज्यादा हो जाए तो क्या है, लिफ्ट ऊपर की ओर छत की तरफ फेंक देगी, लिफ्ट को क्या कर देगी, छत की तरफ फेंक देगी। यदि दोनों में इस ए का मान है वो ज्यादा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से, तो लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर फेंक दी जाती है, लिफ्ट को ऊपर की ओर क्या कर दी जाएगी, फेंक दी जाती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट वाले पर्सन कई बार छोटा सा प्रश्न बना के पूछ लिया जाए, तो इन स्थितियों को आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा, स्थिर वैद्युत बल, असंपर्क बल की अगर बात करें, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युत का मतलब होता है कि विद्युत धारा के अंदर क्या होते हैं, जो आपकी विद्युत धारा है, विद्युत धारा के अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, क्या होता है, आवेशों का प्रवाह। इसी कारण से हम कहते हैं कि जो आपका विद्युत बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आपका क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यानी कि ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण भी स्थिर वैद्युत बलों में होता है। देखिए स्थिर वैद्युत बल है, इसका हम फॉर्मूला देखें तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1/Q2 इंटू आर स्क्वायर। देखिए कोई भी तो आवेश है, ये हो गया आपका Q1 Q2, और इनके मध्य की दूरी है वो क्या होती है, R, इन पर कार्य करता है, यानी इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण पर जो बल कार्य करता है उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो आप ध्यान करना, जो स्थिर वैद्युत बल है F है, वो इनके आवेशों के तो क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि जो आवेश होते हैं उन आवेशों के गुणनफल के तो ये समानुपाती होता है, लेकिन उनकी त्रिज्या की हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कूलाम का नियम कहते हैं, यदि हम ये F बराबर K रखें तो क्या K क्या कहलाता है, एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक होता है जिसका मान निश्चित होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यहाँ C का मतलब होता है कूलाम से, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। यदि यहाँ पर देखें E बराबर क्या होती है, E नोट बराबर क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम कैसा हो सकता है, निर्वात भी हो सकती है और आपका वायु भी हो सकता है। इसके आधार पर हम फॉर्मूले के आधार पर कभी भी इसका जो मान है स्थिर वैद्युत बल का निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान करना, यदि माध्यम तेल, कांच एवं आपका क्या हो, तेल हो या कांच हो या आपके अब्रक जैसी कोई ठोस वस्तुएं, द्रव और ठोस हो, माध्यम क्या हो, द्रव हो या क्या हो, ठोस हो, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट K इंटू Q1/Q2 इंटू आर स्क्वायर के द्वारा निकालते हैं। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, आपसे पूछे कि द्रव्यों के गुणनफल के तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन ये भी किस पर डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर।
ये भी माध्यम पर निर्भर नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरह। ये भी क्या है, इसकी केवल और केवल किस पर है, आवेशों पर और उनकी बीच की जो दूरी है उनके वर्ग पर क्या करता है, दूरी पर ही निर्भर करता है, इनके माध्यम पर ये निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, चुंबकीय बल। देखिए चुंबकीय जो बल होता है, ये बल जो क्या है, चुंबक जो होती है उन चुंबक में लगने वाला जो बल होता है, यानी चुंबक के जो ध्रुव है उन ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। और ध्रुव आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं समान ध्रुव, दूसरे होते हैं आपके असमान ध्रुव। समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब आप चुंबक के दो ध्रुवों को पास पास लेके आते हैं, जब पास पास लेके आते हैं तो यदि मान लो यहाँ एस और एस यदि समान है तो उनके मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। यदि हम इसके विपरीत रख देते हैं, यदि हम इसके विपरीत रख देते हैं तब वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत रखने पर, असमान रखने पर तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब यदि समान रख देते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मूले से हम चुंबकीय बल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ध्रुव है उन ध्रुवों का जो द्रव्यमान है या जो उनका प्रबलता है या जो तीव्रता है, ध्रुवों की तीव्रता या हम क्या कह सकते हैं, प्रबलता। तो तीव्रता और प्रबलता के जो m के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि ये क्या है, ये m1 m2 इनकी तीव्रता या प्रबलता होती है, जिसके तो ये क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन इसकी दूरियों के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय बल भी क्या होता है, दूरियों के बल पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है, ध्रुवों की प्रबलता और उनके बीच की दूरी के वर्ग पर ही निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ F1/1/4 म्यू 4 पाई म्यू, म्यू यहाँ क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता है, और कई जगह क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, म्यू 0। तो इसका मतलब वो निर्वात की है, और यहाँ माध्यम आपका क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और आपका गैस। यदि इनकी बात करें तो आप म्यू लिख सकते हो, और निर्वात की बात आती है तो म्यू 0, और इनका मान निश्चित होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी इंटू मीटर। तो ये होता है आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। तो असमान ध्रुव और समान ध्रुवों को भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए अंतिम जब हम बात करते हैं कुछ बलों की, तो वहां देखिए आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, परमाणु के नाभिक पर जो लगते हैं बल, वो आपके क्या कहलाते हैं, नाभिकीय बल। और मुख्यतः किस पर लगते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर। और प्रकृति का सबसे यदि प्रबल बल पूछा जाए तो वो बल कौन सा है, आपका नाभिकीय बल होता है। और इसकी परास कम होती है भी, परास इसकी कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ दो बल और होते हैं आपके असंपर्क बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, यानी कि एक ऐसा बल है जो किसी पिंड या पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, लगता है, यानी कि पृथ्वी के जो सेंटर भाग है, यदि हम बात करें, एक जो बल है वो यहाँ केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है इस साइड में लगता है, उस बल को यानी अंदर की साइड के अंदर सेंटर पॉइंट की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। F बराबर क्या होता है, mv²/r होता है। देखिए ग्रहों की गति, किसी चीज की चारों ओर जो वृत्ताकार गति करता है तो इसका बल है वो अंदर की ओर लगता है। वाहनों का सड़क के किनारों पर मुड़ना, जब आप किसी वाहन को, सड़क है, ये चलती हुई सड़क है, इस सड़क पर जो मोड़ है वहां उस मोड़ पर आप करते हो वलयाकार में, तो वहां पर भी कौन सा बल कार्य करता है, आपका अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। हम साधन चलाते हैं तो हमारा संतुलन कौन बनाता है, अभिकेंद्रीय बल बनाता है। और जैसे पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर घुमावदार सड़कें क्यों बनाई जाती है, ढाल है वो अंदर की ओर रखा जाता है। उनका ढाल कहाँ रखा जाता है, ढाल अंदर की ओर इसीलिए रखा जाता है कि उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करे, और जो गाड़ी स्पीड है उस स्पीड से बाहर की दिशा में न गिर जाए, इसलिए क्या किया जाता है, उस पर अभिकेंद्रीय बल आसानी से कार्य कर सके। इसलिए जो पहाड़ों की सड़कें हैं उनको क्या है, उनके जो ढलान है वो अंदर की ओर बनाए जाते हैं। एक आपका कहलाता है अपकेंद्रीय, इसको सेंट्रीफ्यूज्ड बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज्ड बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज्ड बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज्ड बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल है वो सेंटर की ओर, जैसे एक बात और करें, जैसे हम किसी पत्थर पर धागा बांधकर उस पत्थर को चारों ओर घुमाते हैं तो वहां एक रिंग बन जाती है, तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यदि रस्सी टूट जाए तो वो बाहर की ओर चला जाएगा, क्यों, वहां अपकेंद्रीय बल कार्य कर देगा। तो जब तक वो गति कर रहा है तब तक उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। यदि धागा टूटने पर पत्थर बाहर की ओर जाकर गिर रहा है, इसका मतलब उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करना प्रारंभ कर देता है। देखिए अपकेंद्रीय जो बल होता है ये केंद्र के बाहर की ओर लगता है,
और ये बल अंदर की ओर लगता है, जबकि ये बल है हमेशा सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो आपका कहलाता है अपकेंद्रीय बल। एक प्रकार का आभासी बल होता है, वास्तव में किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता, केवल बल लगने का हमें आभास होता है, इसलिए इसको छद्म बल भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, छद्म बल भी कहते हैं। और इस प्रकार का जो बल होता है वो हमेशा आभासी होता है, वास्तव में कोई बल नहीं लगता, केवल बल का हमें आभास होता है। वृत्तीय केंद्र से ये दूर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसके मुख्य एग्जाम्पल है वो देखना, वॉशिंग मशीन से कपड़ों की सफाई या जो धुलाई होती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपके अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालना या दही से मक्खन निकालने की जब बात आती है तो यह कह सकते हैं जो अपनी मदानी होती है, जो आपकी मदानी होती है, ये मदानी भी किस प्रकार करती है, जैसे स्क्रू पेच है वो भी किस प्रकार करते हैं, जब पेच को हम घुमाते हैं तो पेच एक बल आघूर्ण के रूप में कार्य करता है, लेकिन वहां पर यदि बल की देखें तो वो अभिकेंद्रीय बल होता है या अपकेंद्रीय बल लगता है। तो यानी कि ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है वॉशिंग मशीन और दूध का। तो ये पूछा जाता है, यानी कि दही से मक्खन निकालना या दूध से मक्खन निकालने का जो उदाहरण है ये परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसको हम बोलते हैं दूध से मक्खन निकालना किस पर डिपेंड करता है, आपके अपकेंद्रीय बल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा की है वो संपर्क और असंपर्क बल, बल क्या है, बल के प्रकार कौन से हैं और कौन से बल के प्रकार इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आज यहाँ बल का वो टॉपिक है वो आपका पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में गति के बारे में चर्चा करेंगे। बल एवं गति एक साथ टॉपिक लगता है, उसके बाद में आपकी कार्य और ऊर्जा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ साथ। तो सभी साथी जब भी क्लास देखें, एक तो क्लास को पूरा देखें, पूरा कंटेंट देखें, और साथ ही साथ क्लास देखने के बाद आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।